सभी ने क्रिश मूवी जो है वो देखी है, ठीक है। क्रिश मूवी जब आपने देखी है तो उस टाइम पे जब आप हॉल से बाहर निकल रहे थे या आपने जब वो मूवी देखी तो आपने एक नई यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस यूनिट के बारे में 3 खास बातें हैं जो आपको पता हो। बात नंबर 1, तो आपने अगर पिछला काम नहीं पढ़ा है, यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 नहीं करी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से काम शुरू कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम है। बात नंबर 2, आपको इसमें रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी सर, ठीक है। रेगुलर क्लास क्यों लेनी पड़ेगी? जो काम आपस का डेली कनेक्टेड जो है ना वो होगा, मतलब आज वाला जो काम है लगातार 10 दिन तक रिपीट होता रहेगा। और बात नंबर 3 क्या है? बड़ी आसान सी यूनिट है, कब? जब आप इसको डेली घर जाके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यूनिट को, अगर मैं शुरू करूं तो काम जो है वो हमने कैसे करना है सर, ठीक है। सभी ने क्रिश मूवी जो है वो देखी है, ठीक है। क्रिश मूवी जब आपने देखी है तो उस टाइम पे जब आप हॉल से बाहर निकल रहे थे या आपने जब वो मूवी देखी तो आपने सोचा, कोई से भी पार्ट में बेटा क्रिश के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, एक्टर तो एक ही है, ठीक है, मैं एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। लड़का है तो थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है इसका, ठीक है। हाँ, काम जो वो क्या करना है, तुझे उसकी जीभ याद आ रही है? ये ठीक नहीं है, ये लड़का थोड़ा सा ना मतलब कि, हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ सुनो ध्यान से, काम जो वो हम क्या कर रहे हैं कि जब आपने वो मूवी देखी तो क्रिश जो है वो कैसे काम कर रहा था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थे। पैर जमीन में मारा, मतलब कि ठीक है, प्लेन जो है वो मतलब कि क्रैश होने वाला था, वो प्लेन को जो है वो क्या कर रहा है, अपने हाथों से रोक रहा है। बिल्डिंग गिर रही है, एक हाथ से बिल्डिंग रोक रहा है। क्या वो प्रैक्टिकली किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल है? नहीं है। तो मतलब कि आपने जो है सोचा होगा शायद कि रियल लाइफ में भी काश कोई क्रिश होता। तो रियल लाइफ का जो क्रिश है उसका नाम क्या है? मैग्नेट है। नहीं, सुजीत नहीं है, ठीक है, मैग्नेट उसका नाम है। क्या मतलब कि कोई चीज जो है, सुनो ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, रियल लाइफ में क्रिश का मतलब क्या है? जो इम्पॉसिबल है उसको क्या करके दिखाना? पॉसिबल करके दिखाना। सिंपल सी बात ये है। तो मैग्नेट ने वो काम जो एक समय पे क्या लग रहे थे, इम्पॉसिबल लग रहे थे, वो काम उस मैग्नेट ने कर दिखाए। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एमआरआई जो है वो सभी ने सुना है, एक्सरे, एमआरआई, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज से रिलेटेड टर्म है एमआरआई। उसमें एम का जो वर्ड का मतलब है वो क्या है? मैग्नेटिक है। एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक। कि सर एमआरआई करा लो। एमआरआई कराने का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए कि अंदर झांक सके, लेकिन एमआरआई जब करवाई तो बॉडी के अंदर के स्मॉल कोई भी डिस्टरबेंस अगर है तो उसका पता लगाया जा सकता है। क्या ये काम एक टाइम पे पॉसिबल था? नहीं था सर। आज के टाइम में पॉसिबल हो गया। किसकी वजह से पॉसिबल हो गया? एमआरआई। और एमआरआई किसके बेसिस पे काम कर रहा है? मैग्नेट के बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि भाई अंदर जो है बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रही है उसके बारे में अगर पता लगाना है, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब हो गया है सर, तो वो किसकी हेल्प से पता लगाया जा रहा है? मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टास्क था, वो क्या करके दिखा दिया? पॉसिबल करके दिखा दिया। समझ आ गई बात? इसी तरीके से बहुत भारी भारी लोहे का जो सामान है, ठीक है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमियों की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको क्या करता है? चिपकाता है और एक जगह से उठा के कहां रख देता है? दूसरी जगह पे, बड़ी आसानी से। वहां पे भी इस्तेमाल जो है किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। आप सभी जब छोटे थे तो उस टाइम पे कंप्यूटर की एक बुक लगती थी, उस बुक को बस खरीदा ही जाता था, पढ़ा तो मुश्किल ही जाता था। उसमें ना पहले या दूसरे पेज पे ना एक अलमारी सी का फोटो रहता था। वो अलमारी सी का फोटो जो है वो क्या करता था? वो सबसे पहली हार्ड डिस्क थी। मान लो एक लेटर 2 को स्टोर करना है, खाली लेटर किसको स्टोर करना है? 2 को, या 21 को स्टोर करना है, 2 डिजिट को स्टोर करना है, तो एक अलमारी जितना बड़ा साइज था। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्पेस जो है वो जो घेर रहा है, एक अलमारी जितना ज्यादा स्पेस घेरती है उतना ज्यादा एक डिस्क जो है वो स्पेस घेर रही थी, जो सिर्फ किसको स्टोर करके रख रही थी? 21 को, या थोड़ा सा और बड़ा डाटा जो है वो मान सकते हैं आप। आज के टाइम में आपके पास पेन ड्राइव है, उसमें आप अपनी पूरी फिल्म जो है, मतलब वीडियो जो है वो कैद करके रख सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात को? मैं आपकी फिल्म का मतलब शादी से रिलेटेड जो है वो बातें जो है वो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझें चीजों को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे ध्यान दें। तो मतलब कि ये जो काम है ये पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से? मैग्नेट की हेल्प से। देखो अलमारी का साइज तो किस में चला गया? जेब में, ठीक है। और जो ये छोटा सा डाटा स्टोर कर रहा था उसकी जगह आप 32 GB, 64 GB, 256 GB, कितना भी डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते। मतलब एक टाइम पे ये काम क्या लगा होगा? इम्पॉसिबल लगा होगा, लेकिन वो आज पॉसिबल हो गया किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट जो है वो कोई आम चीज नहीं है। इस मैग्नेट ने और भी बहुत सारे काम हैं लेकिन उन पे हमने जाना नहीं है। मैं बस थोड़ा सा मैग्नेट की आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट बता रहा था। बहुत अलग अलग जगह हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंखे चल रहे हैं,
पंखे में भी क्या है, मोटर है। मोटर में भी आपने देखा नॉर्थ पोल और क्या होता था, साउथ पोल। 10वीं में देखा है, नॉर्थ और साउथ पोल का मतलब क्या है, मैग्नेट है। जनरेटर आपने पढ़ा, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया आपने, किसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट कोई आम चीज तो नहीं है, इस वजह से आपके सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने यहाँ पे जो पढ़ना है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि सर जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि कोई भी वायर जिसमें क्या है, करंट, उसके आसपास क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि जो करंट है, करंट किसको पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। मैं काम थोड़ा सा रिपीट भी कर रहा हूं कि हमें सर क्या पता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे कौन से इफेक्ट पाए जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाएगा। चार्ज जब मोशन में होता है, चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या बनाता है, करंट बनाता है। चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या बनाता है, करंट। और जहां पे भी करंट होगा वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी वायर हमारे आसपास है इन सभी में क्या है, करंट है। लेकिन क्या उस मैग्नेटिक फील्ड को जो पैदा हो रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमें जो इसके बारे में बताया था वो क्या था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। हल्का सा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके फिर मेन काम पे हम चल रहे होंगे। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने हमें क्या बताया था, एक वायर है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है सर, करंट फ्लो कर रहा है। एक करंट कैरिंग वायर है, उसके नीचे आपने किसको रखा, कंपस नीडल को आपने उसके नीचे रख दिया, ठीक है। करंट कैरिंग वायर थी, करंट कैरिंग वायर के नीचे किसको रखा, कंपस नीडल को। और जब कंपस नीडल को इसके नीचे रखा तो इसका नॉर्थ पोल जो है सर वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। कंपस नीडल को रखा, किसके नीचे रखा, करंट कैरिंग वायर, दिस इज योर करंट कैरिंग वायर, इसके नीचे किसको रख दिया, कंपस नीडल को। ये डिफ्लेक्ट हो रहा है जतिन। अब कंपस नीडल का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कब होता है बेटे, जब आसपास क्या हो, आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट कराता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करवाता है किसको, कंपस नीडल को। लेकिन आसपास तो एक्चुअल में क्या था, करंट। इसका मतलब ये करंट जो है ये करंट पैदा करता है, किसको पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। वही टॉपिक का नाम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। समझ आ गई ये बात आपको, कि करंट कैरिंग वायर थी जिसके नीचे कंपस नीडल को रखा तो उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर गया। नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कब करता है, जब आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आसपास तो क्या था, करंट। इसका मतलब ये करंट जो है वो किसको पैदा करने लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है, ठीक है। जब आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, करंट की डायरेक्शन को जब हमने रिवर्स करा था तो आपने पढ़ा था कि सर इस तरीके से ये कंपस नीडल का जो नॉर्थ पोल पहले उस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, मान लो अब ये कहां डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपने किसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट की। तो कंपस नीडल का नॉर्थ पोल मान लो पहले ये नॉर्थ पोल है, ये इस तरफ जा रहा है, तो अब ये जो है वो कहां जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब यहां से हमने फिर क्या जाना कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि जहां पे भी करंट है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली। फिर इसको जो है वो हमने जल्दी जल्दी में क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड को जब हम पढ़ने चलेंगे तो बिल्कुल बेसिक सी बातें जो हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर बी। हालांकि इसको और प्रॉपर तरीके से हम समझ रहे होंगे आने वाले टाइम में। अभी के लिए क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को किस लेटर से लिखा जाएगा, बी से, ठीक है। फिर जो काम है सर, ये क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका भी हमने ध्यान रखना है, इसके बारे में भी चीजें जो है ना वो हम चला रहे होंगे, सुने ध्यान से। क्वांटिटी जो है सर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट जो बात है, अगली जो बात हम यहां पे कर रहे होंगे, इसकी एसआई यूनिट जो है, इसकी एसआई यूनिट जो है सर वो क्या रहेगी, इसकी एसआई यूनिट जो है ना सर वो टेस्ला रहेगी। इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो क्या रहती है, गोस होती है। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है, टेस्ला को टी से लिखा जाता है। सीजीएस यूनिट जो है वो इसकी क्या होती है, गोस होती है, और गोस को लेटर जी से लिखा जाता है। और एक टेस्ला जो है सर, एक टेस्ला बराबर है 10 की पावर 4 गोस के। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। ये जो है इनमें रिलेशन होता है, ये बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा इनको जल्दी में करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, ना ना बेटा, एसआई जो यूनिट है, सीजीएस यूनिट तो छोटी होगी, ये जो है ये क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट बड़ी होती है और सीजीएस यूनिट जो है वो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो 1 टेस्ला जो है वो किसके बराबर है, 10 की पावर 4 गोस के बराबर है, ठीक है। प्लस में 4 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस कर ले भाई, ठीक है। काम जो वो क्या करना है सर, 1 टेस्ला जो है, 1 टेस्ला किसके बराबर होगा, 10 की पावर 4 गोस के। क्योंकि एसआई यूनिट जो है वो
लगभग हर जगह जो है वो क्या रहती है, बड़ी रहती है। सीजीएस यूनिट जो है वो क्या होती है, छोटी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस, या आप कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 गोस जो है वो किसके बराबर है, 10 की पावर -4 टेस्ला हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये बातें हमने हल्की फुल्की जो है वो जान ली हैं, अब तक का ये काम हमें पता है। फिर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को जब जानना है, एक तरीके से यहां से हमारा सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है, जो ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। कि इसमें अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पे हमारे पास जो काम है वो क्या है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो हमने डिस्कस करना है। यहां से हमारी चीजें जो है ना वो चलेंगी। मेन काम हम सिलेबस में यहां से आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब काम करा गया तो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए ये तो पता चल गया क्या, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता लगाया कि सर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके नीचे जब कंपास नीडल को रखा तो क्या पाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे भी करंट है वहां पे क्या पाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा उसके लिए पिक्चर में कौन आया है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक ये वायर हमारे पास है और इस वायर में जो है सर वो क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये एक वायर आपके पास थी और इस वायर में फ्लो क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमें क्या पता है, इस पी पॉइंट पे इस करंट की वजह से क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये आपके पास एक वायर है, वायर में फ्लो क्या कर रहा है, करंट। करंट अगर है तो सर इस पी पॉइंट पे क्या पाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा। आपका सवाल है कितना मैग्नेटिक फील्ड पाया जाएगा। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है उसने क्या कहा कि भाई मैं पूरी वायर की वजह से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये जो काम है सर वो आपको क्या करना है, इस पूरी वायर की वजह से मैं फील्ड नहीं बता पाऊंगा। तो आप क्या कहेंगे कि छोटे टुकड़े की वजह से बता दो। तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है सर वो लिया गया। मान लो आपने किसी को कॉपी बनाने के लिए दी, ठीक है, उसने कह दिया पूरी कॉपी तो मेरे पे बनेगी नहीं, तो तुम क्या कहोगे, सारी नहीं बनती तो कुछ थोड़ी बहुत बना दे। वही काम किसके साथ हो रहा है, बायोट-सैवर्ट्स के साथ हो रहा है कि सर इस पी पॉइंट पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सर पूरी का बताया नहीं जाएगा, तो भाई थोड़ी का बता दे। उस थोड़े वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल लेंथ अगर एल है, तो इस छोटे से टुकड़े के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ जो है वो कितनी मान ली, डीएल मान ली। इस छोटे से टुकड़े की जो लेंथ है सर वो कितनी मानी गई, डीएल। अब ये करंट का टुकड़ा है, करंट का क्योंकि ये टुकड़ा है तो सर इसको क्यों क्या नाम दे दिया गया, करंट एलिमेंट नाम दे दिया। क्या नाम दिया गया इसको, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है, एक टुकड़ा है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट। ठीक है, ये बात जो है वो प्रैक्टिकल के दौरान आपसे पूछी जाती है। कहीं पे करंट एलिमेंट नाम पढ़ा है, आपको एहसास ही नहीं होता कि करंट एलिमेंट आपने पढ़ कहां रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एलिमेंट हमने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाया, करंट एलिमेंट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट की वजह से आई है, एलिमेंट जो है सर उसकी लेंथ कितनी है, डीएल, और ये क्वांटिटी जो है सर वो कैसी है, वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे करंट एलिमेंट जो है सर उसको अगर लिखा गया तो क्या लिख दिया आपने, आईडीएल वेक्टर लिख दिया। और क्योंकि ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसके पास क्या रहेगी, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसके पास क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। और डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, सेम एज दैट ऑफ करंट। जो डायरेक्शन जो है सर वो किसकी होगी, करंट की होगी, वही डायरेक्शन जो है सर वो किसकी होगी, करंट एलिमेंट की होगी। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट ऊपर जा रहा है तो करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन कहां, ऊपर। करंट नीचे जा रहा होगा तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी कहां, नीचे। और कोई ऐसी क्वांटिटी पढ़ी है जिसकी डायरेक्शन करंट जैसी हो, क्या पढ़ी है, करंट डेंसिटी पढ़ी है, बहुत बढ़िया, लड़की तो इंटेलिजेंट है। ठीक है, हमने ऐसी ही एक क्वांटिटी और पढ़ी है जिसको क्या कहा था, करंट डेंसिटी। क्या होती है सर करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लेटर जे। जे लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन जे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट को किससे डिवाइड कर देते हैं, एरिया से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये हमने डिस्कस करा था। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि आपने सारी चीजें पहले की पढ़ रखी हैं, आपको बस आगे फोकस करने की जरूरत है। पिछला तुमने सब क्लियर कर रखा है, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, है ना। हाँ, करंट एलिमेंट जो है पता चल गया, करंट का टुकड़ा क्या कहलाया, करंट एलिमेंट। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। और ये जो है डायरेक्शन कहां लेगी, जो डायरेक्शन करंट की वही डायरेक्शन किसकी, करंट एलिमेंट की। सही है। अब इन्होंने क्या कहा कि सर आप एक काम कर लीजिए, इस पी पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। और सेंटर पॉइंट से जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है सर वो कितना लिख दीजिए, आर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आगे डेरिवेशन में। आर जो ये स्मॉल आर डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, बताओ किसका डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस है। कहां से, करंट एलिमेंट के सेंटर से। किसका डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। कहां से है, करंट एलिमेंट के सेंटर से।
ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं? बी से। किससे लिखा जाता है? बी से। इस पूरी वायर का कितना होता है? बी। लेकिन ये तो छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इस लॉ ने क्या कहा है कि छोटा सा टुकड़ा जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? डीबी। टोटल फील्ड कितना है? बी। लेकिन यहां पे तो क्या है? छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, तो नाम क्या पड़ गया? डीबी। और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। अगली जो बात है सर कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी जो बात है सर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। आइडियल के साथ लिखना चाहेंगे तो आइडियल लिख लो, नहीं तो अलग लिखना चाहें तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी बड़ी लेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये छोटा टुकड़ा है, कम फील्ड होगा। पूरा बड़ा टुकड़ा लेते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता? ज्यादा। फिर जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, कि डीबी जो है वो आर स्क्वायर के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फील्ड क्या होता चला जाएगा? कम। समझ आ रही है ये बातें? तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, इसको तो अगर बायोट सेवर्ट्स ना बताते तो भी तुम बता देते, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बात एक ठीक है। छोटा टुकड़ा कम फील्ड, बड़ा टुकड़ा ज्यादा फील्ड। ओके, ये बात भी। अगली बात, वायर के पास जाऊंगा फील्ड क्या होगा? ज्यादा, और वायर से दूर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर स्क्वायर के। ये बात नंबर फर्स्ट है। ये जो है ये क्या है? सेकंड। और ये जो है सर ये क्या है? थर्ड। इतनी बात भी सही है। अगला जो काम है सर, इन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट बताई कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है, अब समझेंगे ध्यान से। आपने क्या करना है? आपने करंट की डायरेक्शन में जाना है और वहां से आर की तरफ आना है, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा बनेगा। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, इस पे ध्यान रखना है आपने। थीटा जरूरी है कि ऊपर ही बनेगा? जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है? आपको करंट की डायरेक्शन में जाना है। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर से कहां आना है? आर की तरफ आना है। मान लो करंट नीचे जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए ये एंगल जो है वो कितना है? थीटा। क्योंकि इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बड़ी प्यारी सी ली कि सर जैसे जैसे मैं वायर के पास आ रहा हूं मेरा फील्ड क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं वायर पे बैठ जाता हूं तो मेरा फील्ड कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। मेरा फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, यहां पे फील्ड कितना है? 10। पास आ रहा हूं तो फील्ड 10 से क्या रहेगा? ज्यादा। मान लो वैल्यू कितनी मान ली? 15। और पास जाऊंगा तो सर 15 से भी ज्यादा हो जाएगा। 15 से ज्यादा हो जाएगा, कितना मान लिया? 20 मान लिया। लेकिन जैसे ही वायर पे बैठूंगा, होना तो क्या चाहिए था? मैक्सिमम। लेकिन कितना हो गया? तो उसके लिए उन्होंने ओरिएंटेशन का एक फैक्टर लिया, और उस ओरिएंटेशन वाले फैक्टर को जो नाम दिया वो क्या नाम दे दिया? साइन थीटा। क्या नाम दिया उसको? साइन थीटा। ठीक है। और इसको जो है वो क्या मान लिया उन्होंने? इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, काम आगे बढ़ाना है हमने। इतना काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हमें क्या पता है, वायर से दूर जाते हैं फील्ड क्या होता है? कम। पास जाएंगे तो फील्ड क्या होता जाएगा? ज्यादा। लेकिन अगर वायर पे बैठ जाता हूं तो फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। इसके बारे में जो उन्होंने बताया, तो फिर इसलिए एक कंसेप्ट जो है वो किसका और इंट्रोड्यूस करना पड़ा? थीटा वाला कंसेप्ट जो है ना सर, वो और हमको लेकर आना पड़ा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अब इन सभी को अगर इकट्ठा करते हैं तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या बनेगा? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो मेरे पास काम जो है सर वो क्या बन जाएगा कि डीबी प्रोपोर्शनल है, और डीबी किसके प्रोपोर्शनल है? आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर के। किस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइन में तो हम बात नहीं करते हैं सर कि डीबी जो है सर वो प्रोपोर्शनल बता दिया आपने कि डीबी प्रोपोर्शनल है किसके? आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस प्रोपोर्शनल में तो काम नहीं करते हैं, और क्योंकि इस प्रोपोर्शनल में काम नहीं किया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को नाम दे दिया के आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। कि डीबी जो है सर वो बराबर हो गया, और डीबी किसके बराबर है? के आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के जो वर्ड है, इस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो के जो है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज के हियर? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। की प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है और एक कांस्टेंट को लेकर आना है। प्रोपोर्शनल को हटाना है, एक कांस्टेंट को लाना है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस के बारे में जब बात करी गई सर, तो ये के जो है ये बराबर था, के बराबर था म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई के। के जो है सर वो किसके बराबर था? म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब इसमें 4 और पाई तो हमें पता है सर, क्या नहीं पता? म्यू नोट। उस म्यू नोट के बारे में जानेंगे। अभी पहले इस के की वैल्यू जब वैक्यूम के लिए निकाली गई तो वो आंसर आया 10 की पावर -7। अब जो मन में सवाल चल रहे हैं
एक ये म्यू नोट क्या है और इस म्यू नोट बाई 4 पाई की यूनिट क्या है, वो चीजें जो है ना वो हमने करनी है। तो इस म्यू नोट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये म्यू नोट जो है सर वो हमारे पास था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बट इज म्यू नोट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस तो हम जानते हैं, वैक्यूम जो है उसको क्या कहा जाता है, फ्री स्पेस कहा जाता है। परमिएबिलिटी जो है इसको अगर पकड़ते हैं तो ये परमिएबिलिटी जो वर्ड है इसको अगर देखें तो जैसे परमिटिविटी को डिफाइन करा था, ऐसे ही परमिएबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो परमिएबिलिटी को अगर मैं लिखता हूं तो परमिएबिलिटी को हमने क्या लिखना है, परमिशन प्लस एबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है उसको सर क्या लिखा जाएगा, परमिशन प्लस एबिलिटी। क्या मतलब है सर परमिशन प्लस एबिलिटी का, बेटा काबिलियत तो आप में है लेकिन उसको काबिलियत को दिखाने की परमिशन कितनी मिल रही है, समझ आ रही है बात। मतलब कि कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छा डांस कर लेता है लेकिन फैमिली को पसंद नहीं है कि बच्चा स्टेज पे डांस करे, एबिलिटी तो है लेकिन क्या नहीं मिल रही, परमिशन नहीं मिल रही। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो इस वायर के पास क्या है, करंट है। करंट जो है उसके पास काबिलियत है कि वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको क्या कहा गया है, परमिएबिलिटी। एबिलिटी प्लस क्या, परमिशन। एबिलिटी तो है, परमिशन कितनी मिल रही है, वो वर्ड क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी कहलाता है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है सर ये डीबी जो है, इस डीबी को अगर मैं लिखूं तो के जहां लिखा है वहां क्या लिखना है, म्यू नोट बाई 4 पाई, और ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। इतना काम जो है सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में किसी बच्चे को, नहीं है जी सर। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सुनो ध्यान से। हमें चैप्टर के नाम से ही पता है, क्या पता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसने क्या बताया है आपको कि जितना इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ज्यादा क्या पाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको बताने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। उसने क्या कहा कि एक वायर में करंट है तो किसी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। सर पूरी का नहीं बताया जाएगा, पूरी का नहीं बता रहा भाई, थोड़ी का बता दे। उस थोड़े से टुकड़े को जो लेंथ नाम दिया गया वो क्या है, डीएल। करंट का टुकड़ा है इसलिए नाम क्या पड़ेगा, करंट एलिमेंट। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। डायरेक्शन कैसी होगी, जो करंट की डायरेक्शन वही किसकी, करंट एलिमेंट की। ठीक है, फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड। जितना बड़ा लेंथ का टुकड़ा उतना ज्यादा फील्ड, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा फील्ड होगा। अगली जो बात है सर, अगर वायर पे ही बैठ जाओगे तो फील्ड खत्म हो जाएगा, इसलिए ओरिएंटेशन का भी फंक्शन है। यहां पे नाम क्या दे दिया, साइन थीटा नाम दे दिया। सभी बातों को इकट्ठा करा तो डीबी प्रोपोर्शनल है आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल में डील नहीं करते हैं तो वर्ड क्या आ गया, के जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट बाई 4 पाई। आंसर कितना है, 10 की पावर माइनस का 7। ज्यादातर जगह जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे म्यू नोट की। म्यू नोट की बात करूंगा तो यही कंसेप्ट क्या बन जाएगा, 4 पाई इंटू कितना, 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। ज्यादातर जगह जो हम न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज करते हैं वो किसकी यूज करते हैं, म्यू नोट की। 4 पाई जो है ना वो वहां पे नहीं बन रहा होता है। 4 पाई अगर नहीं बन रहा होता है तो म्यू नोट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 है। म्यू नोट जो है वो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्योंकि 4 और पाई को तो हम जानते हैं, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम है। जो ये परमिएबिलिटी है इसको अगर तोड़ें तो परमिशन प्लस एबिलिटी। करंट के पास एबिलिटी है कि वो क्या शो कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। परमिशन कितनी मिल रही है सर, फिर यहां पे इसको लिख लिया म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगला जो काम है, इस म्यू नोट बाई 4 पाई की डायमेंशन बता दो सर, किसकी डायमेंशन जो है वो क्या चलेगी। अच्छा, जो म्यू नोट की होगी वो म्यू नोट बाई 4 पाई की होगी, क्योंकि 4 की कोई डायमेंशन नहीं, पाई की कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डीबी का आंसर किस में रहेगा, टेस्ला में। किसके बारे में बात करना चाह रहे हो, म्यू नोट बाई 4 पाई के बारे में। आई करंट का मतलब क्या हो गया सर, एम्पियर मेरे पास है, आई हो गया। डीएल का मतलब क्या है, मीटर है। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी साइन थीटा की यूनिट कोई। साइन थीटा को क्या लिखा जाता है सर, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ओके है ये बात। तो परपेंडिकुलर किस में होगा, मीटर में। हाइपोटेन्यूज भी किस में होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं बची है। तो साइन थीटा की नहीं है। ये आर डिस्टेंस था तो डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। किसके बारे में बात करना चाह रहे हो, म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई के बारे में बात करना चाह रहे हैं सर। म्यू नोट बाई 4 पाई की बात करूंगा तो ये कहां चला जाएगा, टेस्ला। इनटू में कितना हो जाएगा,
ये मीटर डिवाइड में कहां चला जाएगा, ऊपर, एम्पियर मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा, नीचे। टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई क्या, एम्पियर। तो इसकी यूनिट जो है सर वो क्या थी, इसकी यूनिट बतानी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर एम्पियर -1। समझ आ गई ये बात आपको, कोई दिक्कत यहां तक के काम में मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, आपको समझ पा रहे हैं सारी की सारी बातों को, ठीक है। अभी तक का जो काम है वो हमने पढ़ लिया है। इस वाले काम में अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है तो वो पूछ लो। अच्छा, काम जो है सर इसके हम डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें मीटर और एम्पियर का तो पता है, किसका नहीं पता, टेस्ला का नहीं पता। जब पता चल जाएगा तब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे इस बात को भी, ठीक है। यहां तक का काम हम शायद उतार भी चुके हैं, परमिशन प्लस एबिलिटी से रिलेटेड। ये μ0/4π की वैल्यू पता थी, इसकी डायमेंशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो नहीं उतारा है उसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, करें जल्दी, शाबाश। पिछला तो उतार चुके हैं भाई अपनी। चलो जी, हमने एक फॉर्मूला जो है सर पढ़ लिया, इतना काम जो है ना वो हमने कर लिया। सुने ध्यान से, अब आगे की चीजें जो हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार गौर कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कि एक स्पेशल केस कर लेते हैं, और स्पेशल केस जो है इस वाले काम को आप न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा जगह यूज करोगे, मतलब कि हर न्यूमेरिकल में लगभग ये वाला हिस्सा तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक वायर है, वायर में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, और ये छोटा सा टुकड़ा जब हमने पकड़ा तो यहां से ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, पी। और ये जो एंगल है सर, ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ये एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, थीटा के। ध्यान से समझनी है ये जो बात है। ये हमारे पास क्या है, वायर है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। गौर करो बेटा, ध्यान से समझो कि अगर ये पॉइंट वायर पे आना चाहता है तो थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0। ये यहां से लेके यहां पे ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। जब ये पी पॉइंट इसके ऊपर आ गया तो थीटा कितना हो गया, 0। आप स्पेशल केस में क्या लिखोगे, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द वायर। अगर पॉइंट P जो है वो किस पे लाई कर रहा है, वायर पे। यहां से इसको पकड़ के वहां ले जाऊंगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको, कि काम जो है स्पेशल केस में क्या कर रहा हूं, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द वायर। पॉइंट P जो है वो किस पे लाई कर रहा है, वायर पे लाई कर रहा है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन वायर, पॉइंट P जो है वो वायर पे लाई कर रहा है, तो सर थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, 0। और थीटा अगर 0 हो गया तो बेटा डीबी का फॉर्मूला क्या था, डीबी का फॉर्मूला था μ0/4π आइडियल साइन थीटा। थीटा की जगह कितना कर दिया सर, 0, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r²। और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू कितना, 0। अगर पॉइंट जो है वो वायर पे लाई करेगा, पॉइंट अगर वायर पे लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। इस बात का हम क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे, ये वायर है, इस वायर में करंट कितना है, I। और इस वायर के ऊपर जितने भी पॉइंट मर्जी मान लो सर, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जितने भी ये पॉइंट होंगे, इन सभी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर। खुद के करंट की वजह से वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई भी वायर मेरे पास है, उस वायर में करंट है, वायर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ आ गई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये एक वायर थी, वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। जो भी ये पिंक कलर के डॉट हैं वो कहां हैं, वायर पे। और वायर के ऊपर ही अगर पॉइंट है तो सर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर उसका आंसर किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको, ये बात जो है पता हो, फिर हम वेक्टर फॉर्म की तरफ चलेंगे। करें इस काम को जल्दी, शाबाश, उतारें। नेक्स्ट जो काम करना है इससे रिलेटेड, अब यहां पे हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। ये तो आपने क्या लिखा है कि यहां पे जो आपने काम करा है, dB इज इक्वल टू, सुनो ध्यान से, dB इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। यहां पे तो कहीं पे भी डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो सिर्फ क्या लिख रखा है, dB लिख रखा है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो ये काम यहां से आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्मेट है ये, क्योंकि यहां से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ का ये कौन सा फॉर्मेट दिखा रखा है, स्केलर फॉर्म। अब जो है हमें तो क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर। तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है सर, उसके बारे में हमने काम करना है, उसके बारे में चीजें जो है ना वो आपने समझनी है। वेक्टर फॉर्म बनानी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम जो है सर उसका कौन सा फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, वेक्टर फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। सुने ध्यान से कि सर हमने क्या पढ़ा है कि डीबी किसके बराबर है, बोर्ड पे ध्यान हो सभी बच्चों का, कि डीबी जो है सर वो बराबर है, और डीबी किसके बराबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या बन जाएगा, आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। कि डीबी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो किसके बराबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ये काम तो मुझे पता है। अब करना क्या, इसका वेक्टर फॉर्म बनाना है। मैंने क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो गया, मैंने आर से साथ के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है सर कि मैंने सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम से ही क्या कर दिया, डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जा सकते हैं। सुनेंगे ध्यान से, ये सवाल आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। ड्रॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ की कौन सी फॉर्म बनानी है, वेक्टर फॉर्म। क्यों पूछेगा वो वेक्टर फॉर्म बनवानी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के फॉर्मेट में बनाओ। ये आर स्क्वायर है, ये आर है, तो क्या बन जाएगा सर, आर क्यूब बन जाएगा। ये जो प्रोग्राम है सर ये हमारे पास क्या बन गया, आर की क्यूब हो गया। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल इकट्ठा है सर, आइडियल इकट्ठा क्यों ले रहे हो, करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट को क्या लिखा जाता है, आइडियल। ये अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आर को साथ कर दो इसके, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इनटू में क्या कर दिया आर, और इनटू में क्या लिख दिया, साइन थीटा। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दें कि काम जो है सर वो हमने क्या पढ़ा, डीबी आपने पढ़ाया, डीबी पढ़ाया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दी, आर से ही क्या कर दिया, डिवाइड। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर जो है मिलके क्या बनाते हैं सर, आर क्यूब बनाते हैं। ये आइडियल है, ये आर है, और ये क्या बन गया, साइन थीटा। आपने क्या पढ़ा है, ये जो है सर वो क्या मान लिया जाए, ए, ये क्या मान लिया जाए, बी, तो ये जो है सर ये क्या हो गया, साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ये जो प्रोग्राम है सर ये हमने 11th में जाना था। और ए बी साइन थीटा जो है सर उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जानते हैं आप इतनी बात को। तो मैंने क्या कर लिया था, मैंने जो चीजें बनाई हैं, मेरे पास क्या है, डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। मैंने आर से मल्टीप्लाई करा और आर से ही क्या कर दिया, डिवाइड। आर स्क्वायर इंटू आर करा तो क्या हो गया, आर क्यूब। आइडियल है, आर है, और क्या है, साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से काम कर लिया। ए बी साइन थीटा मेरे पास वो था, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये क्या बन गया, आइडियल वेक्टर, और क्रॉस में क्या बन गया, आर वेक्टर। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर क्यूब। आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूं, ए क्रॉस बी। और आपने ये पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर है वो सर कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डीबी के ऊपर भी क्या लगा दिया आपने, वेक्टर लगा दिया। एनी आंसर कमिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी आंसर जो कहां से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से, वो कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये साइन थीटा कहां गया उसके लिए मैंने बताया है, ए बी साइन थीटा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। तो आइडियल जो है सर, आई और डीएल तो दो चीज है, नहीं है सर दो, बताया तो था। आइडियल जो है वो क्या है, करंट एलिमेंट, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आइडियल जो है बात नंबर 1 हो गया, आर जो है वो बी हो गया, और साइन थीटा जो है वो साइन थीटा है ही। तो ए बी साइन थीटा को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में अगर लिख दिया तो क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और हम जानते भी थे कि वेक्टर क्वांटिटी ही ये होती है कि डीबी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं। हमने डीबी का फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है वो क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां से तो सर बस आंसर पता चल रहा है। हमें तो क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। उसको किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में। इसलिए आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, आर स्क्वायर और आर क्या बन गया, आर क्यूब। ये क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। ये आइडियल पूरा का पूरा ए है, क्योंकि मैंने इस पे जोर डाला है, आपको समझाया है कि ये क्या है, करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी बन गया ना। आइडियल के ऊपर क्या बना रखा है, आर वेक्टर जो है ना वो बनाया है, आइडियल क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है तो कैसी क्वांटिटी रहा होगा, वेक्टर क्वांटिटी रहा होगा। समझ आ गई यहां तक की बातें। उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अब अगली जो चीजें हैं सर उस पर हम ध्यान देंगे। सुनो कि काम जो है सर वो आपको क्या पता है, आपने ये डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन करा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास क्या रही होगी, डायरेक्शन। अब समझेंगे चीजों को ध्यान से कि सर अगर उसके पास डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाई, ठीक है। वैसे तो रूल बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो ब्रह्मास्त्र है, एक अकेले को याद करके जिससे हम सारे सवाल निकाल सकते हैं, दैट इज योर राइट हैंड पाम रूल। मतलब इससे सब कुछ हो जाएगा सर, राइट हैंड पाम रूल। बेटा आवाज ना करें, ध्यान से समझ लें कि काम आपने करना क्या है। राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल जो है ना वो हम कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा ना लिखे, मैं आपको दावे से समझा सकता हूं कि अगर ये आपने जान लिया तो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल 101% करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल के बेसिस पे सवाल आना ही आना है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है वो अलग अलग रूल जो है वो हमारे पास हैं, लेकिन उनका हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। हम सभी क्वेश्चन में एक ही रूल लगा देंगे जिसका नाम क्या है, राइट हैंड पाम रूल। हालांकि इससे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। हम नहीं पढ़ेंगे सर, हम सीधा किसके बारे में बात करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, क्योंकि बहुत सारे रूल बताऊंगा, कोई सा भी नहीं समझ में आएगा। एक अकेला याद कर लो, उसी से सारे सवाल कर लेंगे। राइट हैंड पाम रूल के बारे में हम बात करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। पहले काम करना क्या है वो समझेंगे, उसके बाद रूल क्या कहता है वो बाद की बात है। कि मैंने क्या मान लिया सर, मेरे पास जो है वो ये वायर है, और ये वायर जो है सर वो हमारे पास है। इस वायर में करंट जो है वो कहां है, इस डायरेक्शन में है। ये एक वायर है, वायर में करंट जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक जो पॉइंट है वो मेरे पास ये पी पॉइंट है, मुझे ये तो पता है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन कहां है उसकी वो मैं जानना चाहता हूं। इसी तरीके से मैं किसके बारे में बात करूंगा, इस क्यू पॉइंट के बारे में बात करूंगा। इस क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं दूसरा जो केस है, ये वायर मेरे पास है, इसमें करंट जो है सर वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, नीचे। यहां पे एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, आर, और यहां पे एक पॉइंट मान लिया, यहां पे इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, एस। इन सभी पॉइंट्स पे इन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने देनी है। ये सवाल है। इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल। कहता क्या है सर, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या है। कि राइट हैंड पाम रूल ने क्या कहा है कि करंट की डायरेक्शन में किसको कर लो, थंब को कर लो। थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब करंट की डायरेक्शन में है तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। करंट नीचे जा रहा है तो करंट जो नीचे जा रहा है तो सर थंब जो है वो कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। बात नंबर एक, करंट जो है वो किसकी तरफ है, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जहां भी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट और कौन सा नाम है, एस। ध्यान से समझे, आए हो ये काम करने के लिए आए हो कि करंट की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, थंब होना चाहिए। जहां भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी तरफ अपनी उंगलियां आपने खोल लेनी है। क्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो उंगलियां कहां खुलेंगी, उस तरफ खुलेंगी। अगर मुझे किसकी तरफ जाना है, पी की तरफ, तो यही काम जो है मेरा कैसे हो जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे है, वहां पे। तो जो ये आपकी पाम है ये डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन देगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। इफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई थंब, या थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन पाम विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अकेला रूल जो सब पे भारी है, जो सारा काम जो है वो आपको करके देगा, अब उस पर ध्यान देंगे। सारे बच्चे जो है वो अपना राइट हैंड बाहर निकाल लें और उस पर जो है अब इसके हिसाब से काम जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर कोशिश करें एक बार चीजों को बनाने की। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं करंट की डायरेक्शन में, सभी का ध्यान ऐसे ही हो और सब बना भी लें इस तरीके से, उठा ले हाथ को थोड़ा सा, ठीक है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास है, ठीक है, हाथ उठाने की कह रहा हूं भाई, सुन ध्यान से। काम जो वो क्या करना है, करंट जो वो ऐसे है। क्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो क्यू पॉइंट के लिए फिंगर्स कहां खोलनी है, उस तरफ खोलनी है, सही है इतनी बात भी। तो हमारी पाम जो है वो कहां आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। तो क्यू पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन जो है सर वो कहां होगी, आउटवर्ड होगी। क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को बेटा डॉट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, डॉट से लिखा जाता है। समझ आ गई ये बात। इसी तरीके से ध्यान से समझे, बोलेंगे नहीं, काम पे गौर कर रहे होंगे कि काम जो है सर वो क्या करना है। करंट कहां है, इस डायरेक्शन में, हाथ कर लो अपना आगे थोड़ा सा, शर्माओ नहीं। काम जो वो क्या करना है सर आपने, करंट जो है वो इस तरीके से है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे है,
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे है, पाम कहां जा रही है, अंदर की तरफ, ये वाला हिस्सा देखना है, इसको पाम कहा जाता है। ठीक है, तो काम जो वो क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और अंदर को किससे लिखा जाता है बेटा, क्रॉस से लिखा जाता है। क्रॉस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा किसको, इनसाइड को। समझ आ गई बात। डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब फील्ड कहां है, आउटसाइड है, वहां नहीं है मेरे भाई, बाहर है बेटा। आउटवर्ड, इस बोर्ड का आउटवर्ड कहां है, तेरी तरफ है। ठीक है, हाँ, बदतमीजी मत करो, ध्यान दो। काम जो वो आपने क्या करना है, करंट ऐसे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे, ये कहां आ गया, आउटवर्ड आ गया। इसी तरीके से इसके बारे में बात करूं तो करंट ऐसे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे, ये अंदर की तरफ जा रहा है। अब आर पॉइंट पे बात करेंगे, तनिष्क जी बताएंगे एक बार, क्या नाम है सर, बताएं आर पॉइंट पे क्या होगा, ढंग से बता दियो नहीं तो खाल पाड़ूंगा 3। ऐसे घुमाने के लिए किसने कहा है तुझे, सुने बेटा ध्यान से, करना क्या है, करंट की डायरेक्शन में क्या जाना चाहिए, आपका थंब जाना चाहिए। आर पॉइंट पे जाना है, आर पॉइंट पे जाना है, तो इस तरीके से हमारी क्या जानी चाहिए, फिंगर्स, पाम कहां आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो सर क्या हो गया, आउटवर्ड जो है ना वो हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है सर वो क्या करना है, करंट ऐसे जा रहा है, एस पे बात करनी है, एस के लिए फिंगर्स ऐसे खोल दी, हाथ तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, अपने आप को मोड़ लेना है। ठीक है, कभी सोचो क्या हो रहा है, नो ऐसे नहीं, मतलब कि घूम जाना है आपने, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एस पे बात कर रहे हैं, करंट ऐसे है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे है, अंदर की तरफ हमारी पाम जा रही थी, तो डायरेक्शन जो है सर वो कहां आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बता सकते हैं। तरीका क्या रहेगा सर, कि चीजें जो है अगर इसके लिए बना के दिखाएं तो हम इस तरीके से काम जो वो कर रहे होंगे कि ये जो है, ये थंब जो है, मतलब कि ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, ये थंब हो गया, ये क्या है हमारे पास, फिंगर्स हैं, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, पाम है। तो इनमें अगर शोरिय आप बात करोगे तो थंब जो है बेटा वो किसकी डायरेक्शन में है, करंट। ठीक है, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है सर, जिस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, और पाम जो है वो सर किसकी डायरेक्शन देगी, पाम विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम जो है वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये अकेला रूल कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस काम पे ध्यान दे लो, बना लो इसको, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछ लो, करें जल्दी, शाबाश, बना ले बेटा, बढ़ाने पड़ेंगे तो